डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हर संभव जानकारी, कृषि के क्षेत्र में हो रहे नित नए बदलाव, सरकार द्वारा चलाई जा रही नई योजनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों का आप सही समय पर इस्तेमाल कर सकें। हर शनिवार घड़ी में जब बजते हैं रात के 8 तो वक्त होता है विचार विमर्श का और आपसे मुलाकात करने का। जी हाँ दोस्तों, विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपसे मुलाकात करने के लिए और आप तक कुछ खास, कुछ नई, कुछ विशेष जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और बिना देर के हुए आज बताते हैं आपको कि आज हम कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण बातें लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाम ऑयल मिशन के बारे में, यानी ताड़ के तेल के बारे में। इस विषय में क्या कुछ खास है और पाम ऑयल मिशन की शुरुआत क्यों की गई है, इसके आप कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं, इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके अंदर आप इसके अंदर अवसर तलाश सकते हैं। इन तमाम बातों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो आप कहीं मत जाइए, इस पूरे प्रोग्राम को आप देखिए और पाम ऑयल मिशन से जुड़कर आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी खेती में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं और साथ ही साथ एक से अधिक आय का स्रोत भी पाम ऑयल मिशन कैसे बन सकता है आपके लिए, इसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। तो पाम ऑयल मिशन के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। उनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले ऋषिकांत जी है। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ऑयल सीड्स एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं कृष्णकांत दुबे जी। आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं ऑयल पाम एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। इसके साथ ही हम इस विषय को आगे बढ़ाएं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने खास एक्सपर्ट्स, अपने मेहमानों से लें, लेकिन उससे पहले पाम ऑयल मिशन क्या है, इससे जुड़ी कुछ खास बातें एक रिपोर्ट के जरिए आइए बारीकी से देख लेते हैं। वर्तमान में भारत खाद्य तेल का शुद्ध आयातक है। कुल खाद्य तेल का 57% विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे में देश के लिए तिलहन और पाम तेल को बढ़ावा देने के माध्यम से खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना काफी महत्वपूर्ण होगा। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2021 में खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया था। ये मिशन ऑयल पाम की खेती को बढ़ाने और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये योजना वर्तमान में देश भर के 15 राज्यों में जारी है, जो 21.75 लाख हेक्टेयर के संभावित क्षेत्र को कवर करती है। 14 मार्च 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो मिशन के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए 1 करोड़ रोपण सामग्री की क्षमता वाली 111 नर्सरी स्थापित की गई हैं और 1.2 करोड़ रोपण सामग्री की क्षमता वाले 12 बीज उद्यान भी स्थापित किए गए हैं। व्यवहार्यता अंतर भुगतान यानी VGP लाभ के अलावा सरकार ने राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम के अंतर्गत रोपण सामग्री और प्रबंधन के लिए किसानों को 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की विशेष सहायता उपलब्ध कराई है। पाम तेल की खेती के लिए किसानों को कटाई उपकरणों की खरीद के लिए 2,90,000 रुपए की सहायता दे रहा है। इसके अतिरिक्त कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 25 लाख रुपए की सहायता दी गई है। मिशन के तहत प्रसंस्करण कंपनियां ऑयल पाम किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर भी स्थापित कर रही हैं, जहां वे इनपुट, कस्टम हायरिंग सेवाएं, अच्छी कृषि प्रथाओं की कृषि सलाह और किसानों की उपज के संग्रहण की सुविधा दे रहे हैं। बता दें कि इस योजना का फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के अलावा मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल की खेती की जाती है। इसकी खेती के लिए पहले ताड़ के बीज से पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है। दक्षिण भारत पाम ऑयल के उत्पादन में देश में सबसे आगे है। देश में होने वाले पाम ऑयल के कुल उत्पादन का करीब 95% उत्पादन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है।
सरकार की ये दूरदर्शी पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, किसानों को सशक्त बनाने और भारत में खाद्य तेल उत्पादन के लिए एक स्थायी और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि पाम ऑयल मिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और ज़मीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो इसकी बारीकियां क्या हैं, और जो रिपोर्ट में हमने बातें देखी हैं ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से फॉलो होंगी, कैसे लोग इससे जुड़ेंगे, और इसके अंदर जो हो रही चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस के बारे में भी जानेंगे और कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं ऋषिकांत जी से। ऋषिकांत जी, सबसे पहले आप सबका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और शुरुआत में मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि पाम ऑयल मिशन क्या है, इसके बारे में आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें पाम ऑयल की, हमारे देश में पाम ऑयल कितना महत्व रखता है, मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो पाम ऑयल की खेती किस प्रकार से की जाती है, क्या स्थिति है पाम ऑयल के प्रोडक्शन में भारत के किसानों की, और भारत कहाँ स्टैंड करता है? धन्यवाद मेरे को ये मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में पाम ऑयल पे स्पेसिफिकली मैं बताने से पहले मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य बताना चाहता हूँ जी। आज भारत में लगभग 170 लाख टन का एडिबल ऑयल जो है इंपोर्ट होता है जी, जो कि हमारी मांग का लगभग 60% जो है 60% है। अब ये 160 लाख टन में से उल्लेखनीय ये है कि लगभग 90 से 100 लाख टन सिर्फ पाम का ही आयात होता है। तो इस वजह से हमारी जो निर्भरता है वो आयात पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको विदेशी मुद्रास्फीति के उसमें देखें तो ये लगभग $16 बिलियन का ईयरली हमारे ऊपर इसका भार पड़ता है। और ये उस टाइम में है जबकि हमारे पास ICAR का अगर हम अनुमान देखें तो लगभग 28 लाख हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो पाम के लिए सूटेबल है। तो अगर 28 लाख का कुछ हम आधा भी अगर हम पाम की खेती के लिए यूज़ कर पाएँ तो हम ऑलमोस्ट अपनी सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। जबकि आज के समय में हम सिर्फ 15% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो डोमेस्टिक ऑयल पाम से पूरा कर पाते हैं। तो इस वजह से पाम की जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे देश में। और पाम एक ऐसा तेल है जो कि जिसका अपना एक कैरेक्टर नहीं है, मतलब उसके ना उसकी कोई गंध है ना उसमें कुछ स्पेशल। इनफैक्ट उसे बोला जाता है कि मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड का 50-50% का कॉम्बिनेशन माना जाता है। इस वजह से आप देखेंगे पाम ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में हमारे बेकरी में या फिर हमारे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इसका यूज़ होता है। और इस वजह से इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फ्यूचर में भी बढ़ती ही जाएगी। इसलिए फार्मर्स के लिए, हमारे किसानों के लिए ये एक बहुत ही लाभदायक खेती का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल परिदृश्य में भी इसको देखें तो आजकल पाम बहुत सारे कंट्रीज़ में बायोडीज़ल और क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए भी यूज़ होता जा रहा है। तो हम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, एक भविष्य की एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ पे भी ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को बहुत ही लाभदायक तरीके से पूरा कर सकता है। तो पाम के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा हमारी जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम जो स्कीम है जो कि 2021 में स्टार्ट हुई थी, उसका स्पेशल फोकस ये है कि हमको पाम जो कल्टीवेट करना है वो सस्टेनेबल वे में करना है। सस्टेनेबल वे में जो कि हम इंटरनेशनली ज़्यादातर डिबेट्स हम देखते हैं कि भाई फॉरेस्ट को क्लियर करके, रेन फॉरेस्ट को जला के और वहाँ से पेड़ों को हटा के बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करके ऑयल पाम की खेती करी जा रही है। स्पेसिफिकली ऐसी रिपोर्ट्स मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से आती है। बिल्कुल। जबकि इंडिया में हमारी पॉलिसी बहुत ही क्लियर है, प्लस हमारे फॉरेस्ट राइट इतने स्ट्रिंजेंट है कि हम बिल्कुल भी फॉरेस्ट को क्लियर करके ऑयल पाम को कल्टीवेट करने को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम सिर्फ वेस्ट लैंड या फिर जो एग्जिस्टिंग फार्मिंग लैंड है उसी पे इसको बढ़ावा देते हैं। और उसमें भी हम ये इस बात पे जोर देते हैं कि इंटरक्रॉपिंग हो। बिल्कुल। इंटरक्रॉपिंग में पाम जो है वो स्पेशली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मर्स को एक ऑल्टरनेटिव आय का भी
एक साधन प्रोवाइड करता है थ्रू इंटरक्रॉपिंग, जिसको हम अंतर फसल बोलते हैं। बिल्कुल। तो इसके ज़रिए आप किसान जो है हमारे, वो अपनी आय को दुगना भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं हमारे पास प्रोग्रेसिव फार्मर्स के केस स्टडीज़ हैं जो दिखाते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से इसको उगा पा रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर पा रहे हैं। जिस तरीके से ऋषिकांत जी ने बताया कि पाम ऑयल एक ऐसा क्षेत्र है, या फिर ये कहें कि ऐसा उत्पाद है जिसके जरिए हमारे किसान भाइयों की आय तो बढ़ ही सकती है। और जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि भारत इतने बड़ी मात्रा में आयात करता है, अगर उस आयात को कम किया जाएगा तो हमारे देश पर आर्थिक जो भार है वो भी कम होगा, हमारे किसान भाई भी मजबूत होंगे। और अगर एक लेवल को हम अचीव कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी जो पाम ऑयल है, जिस तरीके से हम बाहर से आयात कर रहे हैं, तो हम उसका निर्यात भी करेंगे तो हमारा देश और भी तेजी से विकासशील होगा। और अगर किसान भाई इसमें मजबूती से अपना योगदान देंगे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसान भाई एक ऐसी ताकत है जो हमारे देश को हमेशा से ही, इतिहास से अगर हम देखें तो किसान भाइयों की बदौलत ही हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता आया है और आगे भी बढ़ता रहेगा। रुक करते हैं कृष्णकांत दुबे जी का। दुबे जी, अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें, अगर हम आयात कर रहे हैं पाम ऑयल का इतनी बड़ी मात्रा में, हमारे देश में और भी बहुत तरह के ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, हम पाम ऑयल पर ही निर्भर क्यों हैं? क्या पहले भी तो हमारे देश में ऑयल की खपत थी, तेल की खपत थी, रसोई घर में और तमाम उत्पाद बनते थे, लेकिन तब पाम ऑयल इतना प्रचलन में नहीं था। अब ऐसा पाम ऑयल में क्या खास है जो बाकी तेलों में हमारे पास नहीं है? ऑयल पाम की जो उपलब्धता है हमारे देश में वो बहुत कम है। और इसके साथ ही जो ऑयल पाम का जो उत्पादन का जो प्रक्रिया है, उसमें अन्य तेलों की अपेक्षा ऑयल पाम कम क्षेत्र में ही ज़्यादा उत्पादन देता है। ये सबसे बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है इसके साथ, कि जैसे हम लोग अगर 1 हेक्टेयर 40 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर हम लोग ऑयल सीड्स की कोई भी क्रॉप लेंगे, और उससे जो उत्पादन होगा वो सेम उत्पादन हम लोग सिर्फ 1 हेक्टेयर खेत से ले सकते हैं अगर हम ऑयल पाम को लगाएं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसके साथ। और साथ ही जो हमारे मिशन में जो भी जो तकनीकी सहायताएं दी जा रही हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जा रहे हैं, उसमें हम लोग एक जो स्टेट के साथ मिलके हम लोग ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट करते हैं, एक त्रिस्तरीय एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग राज्य सरकार और जो ऑयल पाम के क्षेत्र में जो विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनके साथ हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। और उस एग्रीमेंट के तहत हम लोग जितने भी ऑयल पाम मिल्स हैं, गार्डन्स हैं, जो नर्सरीज़ हैं, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से किसानों को फ़ायदा मिल रहा है और किसानों के ऊपर कोई बोझ भी नहीं पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसके साथ। और किसानों को जो पौध सामग्री, और जो ऑयल पाम के लिए अगर हम कहें तो पौध सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है, और पौध सामग्री किसानों को सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोग जो कंपनी के साथ, हम लोगों ने जो एजेंसीज़ के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत कंपनियां जो विभिन्न देशों से, जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया है, कोस्टा रिका है, यहाँ से जो पौध सामग्री है वो आयात करते हैं और किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। उसके लिए भी हम लोग की जो मिशन है, इस मिशन में सब्सिडी का प्रावधान है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत हम लोग किसानों को सब्सिडी प्रदान करते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अभी ऑयल पाम के लिए कहा जाता है कि ऑयल पाम बहुत ही जल का दोहन करती है, वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात करें तो जो तथ्य बताते हैं, तथ्य के हिसाब से ऑयल पाम का जो फसल है वो सिर्फ 67 लाख लीटर ही जल लेती है। अगर इसकी तुलना करते हैं हम लोग धान के खेत से या गन्ने के खेत से या केला के खेत से, उसमें हम लोग लगभग 300 लाख लीटर हम लोग पानी उपयोग करते हैं, और इसमें सिर्फ हम लोग 67 लाख लीटर ही पानी उपयोग करते हैं। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कम पानी लेती है। इसके लिए हम लोगों ने इस मिशन में किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन का भी प्रावधान रखा है। इसके लिए भी हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे जो पंप्स हैं, सोलर पंप्स हैं, बोरवेल हैं, उन सब के लिए भी हम लोग इसमें सहायता दे रहे हैं। और अगर स्पेशल प्रोविज़न जो, जैसा कि इस मिशन के तहत है कि लगभग 3.28 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, हम लोगों के लिए संभावित क्षेत्रफल है,
और लगभग 3.22 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो अन्य जो राज्य हैं, जो सेंट्रल राज्य हैं, उनके लिए क्षेत्रफल प्रस्तावित है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया के लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स भी रखे हैं। इस प्रोविज़न में हम लोगों ने दुबे जी, मैं लौटूंगा आपके पास और इस प्रोविजन के बारे में बात करूंगा, और नॉर्थ ईस्ट पे हम अलग से स्पेसिफिक बात करेंगे क्या कुछ इसमें खास है। लेकिन फिलहाल मैं ऋषिकांत जी का रुख कर लेता हूँ। ऋषिकांत जी, यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ, जो निर्भरता हमारी पाम ऑयल की तरफ है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या ये सस्ता पड़ता है? और जो बाकी हमारी फसलें हैं तेल के उत्पादन के क्षेत्र में, क्या उन फसलों में हमारे किसान भाइयों की लागत ज़्यादा आती है, उत्पादन कम हो पाता है, या फिर बाजार में उतना मूल्य नहीं मिल पाता है और पाम ऑयल बहुत सस्ते दर पर मिल जाता है? क्या ये वजह है कि इतनी निर्भरता हमारी पाम ऑयल की तरफ बढ़ चुकी है कि सरकार को ज़रूरत पड़ गई पाम ऑयल मिशन की शुरुआत करने की? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज के टाइम में एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा कहना गलत होगा कि बाकी ऑयल सीड्स में जो है हमारी गुणवत्ता उतनी नहीं है। अगर आप देखें कि 2014 से आज के टाइम में प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है और यील्ड भी बढ़ी है, तो लेकिन दिक्कत हमारी ये है कि हमारी कंजम्पशन हमारी प्रोडक्शन से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल। और इसके जो रीज़न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके रीज़न है कि हमारी जैसे अर्बनाइजेशन जो कि शहरीकरण हो रहा है, और शहरी पॉपुलेशन ग्रोथ तो है ही, साथ ही साथ जो हमारे जो यंग पॉपुलेशन है या फिर जो सर्विस करने वाले लोग हैं जो कि प्रोसेसिंग फूड की तरफ ज़्यादा उनका ट्रेंड हो गया है, पैकेज फूड की तरफ ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। तो ये सब जो प्रोसेसिंग फूड, पैकेज फूड, जिसको हम अगर हम एक एब्रीविएशन में बोले तो होरेका सेक्टर बोलते हैं, तो इसकी आप ग्रोथ देखेंगे, इसकी फिनोमिनल ग्रोथ हुई है रिसेंट पास्ट में। और यह होरेका सेक्टर जो है ये मेजर कंज्यूमर है आपके पाम ऑयल का। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी पाम ऑयल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आज के टाइम में यूज़ हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी ना तो खुद की कोई गंध है और ना कोई स्पेशल कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा एक लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ होता है आपके कॉस्मेटिक सेक्टर में, और बाकी फ्राइंग और डीप फ्राइंग जैसी प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा चलन रहता है। और साउथ में तो और भी बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे राशन में भी पाम ऑयल वितरण किया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न जो रिसेंटली इसका ग्रोथ हुआ है वो यही है कि पाम ऑयल जो है होरेका सेक्टर और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या फिर जो एफएमसीजी सेक्टर है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है शहरीकरण की वजह से। और हमारी जो हमारे जो पॉपुलेशन है उसकी जो आय बढ़ी है, आय के साथ साथ मांग जो है प्रोसेस फूड की आपके वो भी बढ़ रही है। तो ये इसका रीज़न है बढ़ने का। जी, तो ये जो निर्भरता बढ़ती जा रही है पाम ऑयल की तरफ, इसका कारण हमने जानने की कोशिश की और ऋषिकांत जी ने हमें समझाने की भी कोशिश की है। लेकिन इन मांगों को निपटाने के लिए और हमारे किसानों के लिए जो एक नया रोज़गार का अवसर कहें या फिर उनकी आय को बढ़ाने का अवसर कहें, सरकार ने इस मिशन के तहत ढूंढने की कोशिश की है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है हमारे किसान भाइयों का है। तो एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। पाम ऑयल मिशन क्या है और उसके अंदर कैसे आप लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करें। ऋषिकांत जी, आपने समझाया कि निर्भरता क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे का क्या कारण है। अब बात करते हैं इस मिशन के बारे में। पाम ऑयल मिशन से कैसे किसानों को जोड़ा जाएगा, किन किसानों को जोड़ा जाएगा, कैसे किसान भाइयों को लाभ पहुंचेगा, और हमारा मकसद क्या है इस मिशन को शुरुआत करने का? क्या सिर्फ हम आयात को कम करना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, या इसके अतिरिक्त भी सरकार की कोई नज़रिए से इस मिशन की शुरुआत करने की है? में हम अगर हम नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल, ऑयल पाम की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2021 में इसका शुरू किया गया। इसके अगर मुख्यतः हम देखें तो 4 घटक हैं। पहला जो घटक है कि कैसे आर्थिक सहायता के थ्रू
ऑयल पाम कल्टीवेशन को एक्सपैंड किया जाए। दूसरा घटक है प्रोडक्शन सब्सिडी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ हो। प्रोडक्शन सब्सिडी में ना सिर्फ किसान बल्कि पूरे आपका जो वैल्यू चेन है जिसको कि हम मूल्य श्रृंखला बोलते हैं, तो उसके हर एक प्लेयर को इंक्लूड करने का प्रावधान है हमारे एक मिशन में। जैसे कि सबसे पहले किसान को जो प्लांट लगाना है उससे पहले यानी कि प्री हार्वेस्टिंग में सीड गार्डन और सीड नर्सरी जहाँ पे कि रोपण सामग्री जिसको हम प्लांटिंग मटेरियल बोलते हैं उसको प्रोपोगेट करने के लिए वो स्पेशलाइज एरिया में और अंडर सुपरविजन साइंटिस्ट के सुपरविजन के अंडर वो बनाए जाते हैं। उसमें हम सब्सिडी देते हैं ताकि प्लांटिंग मटेरियल रोपण सामग्री की ज़रूरत जो है वो कभी कमी ना पड़े, उसके लिए पर्याप्त सुविधा या पर्याप्त रोपण सामग्री अवेलेबल हो फार्मर के पास। इसके अलावा इंपोर्ट के ज़रिए भी हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी रोपण सामग्री जो फार्मर को चाहिए उसकी कमी ना हो। तो इसमें हम सब्सिडी के ज़रिए और हमारी जो आसान आयात नीति है सीड्स को लेकर, जो रोपण सामग्री है प्लांटिंग मटेरियल है उसके आयात को लेकर भी हमने बहुत ही एक जो हमारी आयात नीति है उसको बहुत ही सरल बनाने की कोशिश करी है। फिर बात आती है कि फार्मर का अगर हम देखें तो फार्मर को ये जो रोपण सामग्री है वो ऑलमोस्ट फ्री प्रोवाइड करी जाती है। इसके साथ साथ ऑयल पाम में जो एक विशेष इसका जो करैक्टर है वो ये है कि शुरू के 4 साल ये समय लेता है। 4 साल में इसका फल निकलता है जिसको हम FFB बोलते हैं। तो वो 4 साल क्योंकि उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फार्मर के लिए, तो उसमें भी हम फार्मर को और हमारे किसान भाइयों को सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ उसी 4 साल के दौरान हम इंटरक्रॉपिंग यानी कि उसके पाम के साथ साथ और भी कोई फसल वो लगाना चाहे जो भी सूटेबल फसल हो उसके लिए भी हम सहायता प्रदान करते हैं। और फिर ये तो हो गया आपका पहला घटक। दूसरा घटक हो गया आपका जो कि प्रोडक्शन इनपुट्स में हम सब्सिडी देते हैं। तो वो हम देते हैं जैसे कि आपको अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रसंस्करण इकाई कुछ लगानी है तो उसमें भी हम सब्सिडी देते हैं। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो ये सब्सिडी ऑलमोस्ट 50% है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आए, प्रसंस्करण इकाइयाँ वहाँ पे लगे। क्योंकि ऑयल पाम की जो विशेषता है कि 24 घंटे के अंदर उसके फ्रूट से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर निकलना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, इस वजह से हमने इसको एड्रेस करने की कोशिश करी अपने मिशन के ज़रिए। इसके बाद भी हम जो है किसान को एक जो हमारा इम्पोर्टेंट घटक है वो ये है कि मार्केट सपोर्ट और प्राइस सपोर्ट ये हम प्रोवाइड करते हैं कि जो भी किसान है वो एक कंपनी के साथ जुड़ा होता है जो कि उस पूरे एरिया को कवर करती है और सारे किसान जो अपना जो भी उत्पाद है वो उस कंपनी को एक पर्टिकुलर दाम में बेचते हैं। और वो दाम भी हम स्टेट गवर्नमेंट जो है एक बड़ी पारदर्शी तरीके से तय करी जाती है और उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि फार्मर को लॉस ना हो। और वो जो लॉस ना होने का जो हमारा मैकेनिज़्म है उसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप पेमेंट, जो कि हम यहाँ से अपने कृषि मंत्रालय से डायरेक्टली थ्रू DBT सीधा फार्मर्स के खातों में डालते हैं। अगर उनको वो मूल्य, जैसे कि हमारे जो मूल्य होता है, आपको जैसे पता हो कि पाम ऑयल के जो मूल्य होता है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा उससे फ्लक्चुएशन होती है। तो उस फ्लक्चुएशंस को बचाने के लिए हमारे मिशन में इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि एक वायबिलिटी गैप पेमेंट हो जो कि ये इंश्योर करे कि फार्मर्स को इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस की वजह से नुकसान ना हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो एक घटक है ऑयल पाम मिशन का वो है कि ये प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी सपोर्ट करना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि थ्रू सब्सिडीज़ और थ्रू उनको लैंड अवेलेबिलिटी कराना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा भी हमारे पास जैसे जो भी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट आती है या फिर ये हमारे जो स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे वो हमारी दिक्कतें बताते हैं तो हम उसको प्रोएक्टिवली उसका निवारण के लिए हम हमारे राज्य जो हमारे पार्टिसिपेटिंग राज्य हैं उनके साथ हम इस पे काम करते हैं।
तो फार्मर्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट हैं, इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको भी विस्तार से समझेंगे। दुबे जी का रुख करते हैं। दुबे जी, बात यहाँ हम अगर पहले सबसे आप किसानों की करते हैं, इस मिशन के तहत किसान क्या चीज़ सरकार से लाभ ले पाएंगे? क्या उनको वो पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे? क्या उनको उस पाम ऑयल की पाम ट्री की अगर बात करें तो उसकी खेती की विधियां बताई जाएंगी? खेती में कौन से आपको मिट्टी का प्रयोग करना है, कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, इसके बारे में बताया जाएगा। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो इस मिशन से जो किसान हैं वो उन किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा, वो कैसे इस मिशन से जुड़ सकते हैं और इस मिशन का क्या केंद्र होगा किसानों को फ़ायदा पहुँचाने का? देखिए, इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो प्रक्रिया है ये भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो ऑयल पाम से संबंधित जो एजेंसीज़ हैं और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण किसान। तो सब इसमें क्या जो चैन है, उस चैन के माध्यम से क्या है कि हम लोग ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड फंडिंग के लिए जाते हैं, जो जितना सेंट्रल से फंड जाता है। उसके बाद जो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हो रखा है, उस एग्रीमेंट में जो एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज़ पूरी तरह से किसानों के हित में काम कर रही हैं और किसानों को जितना भी सब्सिडी, पौध सामग्री, जो भी प्रैक्टिकल पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं ऑयल पाम लगाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए कंपनी जिम्मेवार है और कंपनी ही काम कर रही है। साथ ही जो स्पेशली जैसे अब किसान है, किसान ऑयल पाम के बारे में नहीं जान रहा है या थोड़ा बहुत जान रहा है, तो उसके क्षमतावर्धन के लिए भी एजेंसीज भी काम कर रही हैं और साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके माध्यम से भी अदर जैसे कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, अदर स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ऑफिसेज हैं वहाँ के माध्यम से जो क्षमतावर्धन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत उनका क्षमतावर्धन किया जाता है और समय समय पर उनको जो एक्सपोजर विजिट्स हैं, मान लीजिए नागालैंड में बहुत अच्छा ऑयल पाम का खेती हो रहा है, तो आसाम का किसान वहाँ से कुछ किसानों को सेलेक्ट करके स्टेट के माध्यम से वो नागालैंड का जो परिभ्रमण कार्यक्रम है वो प्रस्तावित होगा, उनको दिखाया जाएगा कि नई नई तकनीक क्या हो रही है, क्या किया जा रहा है वहाँ पे, इस संदर्भ में काम किया जा रहा है। और सबसे पहले जैसे कोई भी पौधा लगाना है, ऑयल पाम का खेत लगाना है, तो उस खेत लगाने में सबसे पहले क्या है, जैसा कि सर ने भी बताया कि पौध सामग्री, पौध सामग्री में भी क्या है कि अगर थोड़ा तकनीकी बात अगर करें तो जो ऑयल पाम है वो इसका एक वैराइटल स्पेसिफिकेशन है, वो ये है कि पीसीफेरा और ड्यूरा जी, ये इसकी प्रजाति है। ये इसकी प्रजाति है, मीन्स एक कहा जाए कि पेरेंटल मतलब मदर ये स्पीसीज हैं, इनके क्रॉस से ही एक ब्रीड आता है, उसको बोलते हैं ड्यूरा जी। वो तो दुबे जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो ये ब्रीड आप बता रहे हैं क्या यही ब्रीड सिर्फ पाम ऑयल निकालने के लिए प्रचलित है या सिर्फ और भी कई ब्रीडों का इस्तेमाल किया जा सकता है? दरअसल क्या है कि ये जो पेरेंट मटेरियल मैं बता रहा हूँ, पीसीफेरा और ड्यूरा, पीसीफेरा और ड्यूरा ये दोनों पेरेंट मटेरियल मेल फीमेल है, ठीक है। इन दोनों के क्रॉस से जो नेक्स्ट ब्रीड आ रहा है दैट इज टेनेरा। टेनेरा ही हम लोग के खेत में पौधों के रूप में, पौध सामग्री के रूप में किसानों को मिल रहा है और वही पौध सामग्री जितना भी उत्पादन हो रहा है वो टेनेरा ब्रीड ही हो रहा है और यही हम लोग जो फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी टेनेरा ब्रीड ही हो रहा है। और जो हमारी एक संस्था है, जो आईसीआर की संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, पेडावेगी आंध्र प्रदेश में है और हमारे यहाँ मतलब अगर अपने देश की बात करें तो अपने देश में भी लगभग 12 जो सीड गार्डन्स है वो प्रस्तावित हैं और काम कर रहे हैं, मीन्स स्टार्ट हो चुका है उसमें और उसमें लगभग 4 फंक्शनल है, 4 से हम लोग को जो इंडिजिनस जो पौध सामग्री है वो उपलब्ध हो रही है। तो इस पौध सामग्री के लिए भी हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी में लगभग 29,000 रुपये पर हेक्टेयर के माध्यम से जो इम्पोर्टेड सीडलिंग्स हैं, जो बाहर से सीडलिंग्स आ रही हैं वो 29,000 रुपये के देते हैं और जो इंडिजिनस प्लांटिंग मटेरियल है, इंडिजिनस पौध सामग्री है, उसके लिए हम लोग 20,000 रुपये किसानों को सब्सिडी देते हैं। और इस सब्सिडी के लिए भी ऐसा नहीं है कि किसानों को दौड़ना पड़ेगा, इस सब्सिडी के लिए किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट पौध सामग्री मिल जाती है। ये सब्सिडी कंपनी क्लेम करती है, एजेंसी क्लेम करती है स्टेट गवर्नमेंट से। उसके लिए किसान को ऐसा नहीं है कि नहीं भाई पहले पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही पारदर्शिता है इस मामले में। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा सर ने बताया इंटरक्रॉपिंग, भाई शुरुआत का जो 4 साल है वो गेस्टेशन पीरियड है, 4 साल पौधे को
बड़ा होने में लगता है। मीन्स पौधा बड़ा होगा और उससे प्रोडक्शन लेना है तो 4 साल के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। यद्यपि उसमें जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूटिंग है, वो स्टार्ट हो जाती है लगभग 2 साल के बाद, 2 साल से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब 2 साल में जो प्रोडक्शन का जो एक स्तर है वो उतना अच्छा नहीं होगा। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्लेशन, कि जो उसके नर और मादा पुष्प हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं। तो उस रिमूव करने से जो वो पौधे की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और जो उसका प्रोडक्शन है आने वाले समय में, मीन्स 4 साल के बाद और 30 साल तक, ये बहुत ही अच्छी इस पौधे की जो खूबी है कि इससे एक बार लगाने के बाद 30 साल तक आपको उत्पादन मिलता रहेगा नियमित रूप से जी। और जब ये एब्लेशन की प्रक्रिया होने के बाद 4 साल के बाद जो पौधा प्रारंभ कर देता है, लगभग एक हेक्टेयर से हम लोग लगभग 20 से 25 टन पर हेक्टेयर की दर से हम लोग उत्पादन लेते हैं। जो फ्रेश फ्रूट बंचेस बोलते हैं हम लोग, उसका उत्पादन लेते हैं। और इस जो पौध लगाने के बाद इसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि भाई किस तरह से हम लोग इंटरक्रॉपिंग करेंगे। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए भी हम लोग सब्सिडी का प्रावधान है, और इंटरक्रॉपिंग के लिए हम लोग 2 तरह से सब्सिडी देते हैं। एक सब्सिडी देते हैं कि जो ROI का जो है एरिया, मीन्स जो जनरल स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, उसके लिए हम लोग लगभग 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, मीन्स जो 6 स्टेट्स हैं हमारे, उसको हम लोग लगभग 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रावधान है हमारे पास। और इस जब ये प्रावधान 4 साल के लिए, शुरुआती 4 सालों के लिए है, जब पौधा हमारा उत्पादन नहीं दे रहा है। तो और इसके बाद भी हम लोग लगभग, ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि किसान 4 साल के बाद इंटरक्रॉपिंग नहीं ले सकता है। किसान इंटरक्रॉपिंग लेने के लिए स्वतंत्र है, उसके आगे भी लिया जा सकता है। उसके लिए जो क्षेत्रीय फसलें हैं, जो उसकी क्षेत्रीय फसलें हैं, उसको लगाकर वो उत्पादन ले सकता है और अपना लाभ बढ़ा सकता है। मीन्स साथ साथ आपका ऑयल पाम से भी उत्पादन हो रहा है, उससे भी लाभ मिल रहा है, जो आपकी अंतर्वर्ती फसलें हैं उससे भी उसको लाभ मिल रहा है। इसके बाद जो उसकी अन्य जो सब्सिडी के लिए अगर हम लोग जाएं, तो हम लोग स्प्रिंकलर जो माइक्रो इरीगेशंस हैं, जो ड्रिप इरीगेशन है, उसके लिए भी प्रावधान है हमारे स्कीम में, ऑयल पाम मिशन में। हमारे पास ऑयल पाम, सोलर पंप्स, इन सब का भी प्रावधान है। मिल्स, जो ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल्स हैं, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमारी सरकार एक ऑयल पाम मिल इस्टेब्लिश करने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करती है। इसके लिए बस यही एक शर्त है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी, जो वो 5 मीट्रिक टन प्रति घंटे की दर से होगी, उसके लिए हम लोग 5 करोड़ रुपए उसको देते हैं। अगर साथ ही मान लीजिए कि वही एक सेम कंपनी उस 5 मीट्रिक टन की जो क्षमता है उसको 10 मीट्रिक टन कर दे, तो हम लोग उसको 10 करोड़ रुपए देंगे। मीन्स प्रो रेटा इंक्रीज है। इसके साथ ही ये प्रोसेसिंग मिल्स की बात हो गई। इसके बाद अगर हम गार्डन्स की बात करें, तो गार्डन्स के लिए भी हम लोग लगभग नॉर्थ ईस्ट रीजन को 1 करोड़ रुपए, और जो ROI जो स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, उनके लिए हम लोग 80 लाख रुपए देते हैं गार्डन्स के लिए। तो इस तरह से अलग अलग वेरियस जो अलग अलग प्रावधान हैं। और अगर हम लोग 2 तरह से प्रावधान लेके चल रहे हैं, एक है प्रावधान जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, और एक प्रावधान है हमारा जो सेंट्रल स्टेट्स हैं उसके लिए। और इसमें जो फाइनेंशियल प्रोविजंस है, जैसा सर ने बताया कि 90-10 मीन्स 90% हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बेयर करते हैं और 10% स्टेट गवर्नमेंट बेयर करता है। ये हमारा ये प्रक्रिया, ये प्रावधान हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। लेकिन यही प्रक्रिया अगर हम जो सेंट्रल राज्यों के लिए अगर हम करें, तो ये 60-40 है। मीन्स 60 सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 राज्य सरकार के लिए हम लोग करते हैं। और थोड़ा सा अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम लोग थोड़ा फोकस ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे लगभग 3.28 लाख हेक्टेयर एरिया है। उस एरिया के लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजंस भी रखे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए। उस रीजन्स में जैसे बायो फेंसिंग है, जो वहाँ का लैंड क्लियरेंस है, मीन्स अंडुलेटेड सरफेस है, जैसा आप सब जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसके लिए लैंड क्लियरेंस के लिए भी हम लोग का प्रोविज़न है। बायो फेंसिंग का भी प्रोविज़न है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जैसा जानते हैं समेकित कृषि प्रणाली जो है, उसके लिए समेकित कृषि प्रणाली को तो आई थिंक अच्छा खास बातचीत हो चुकी है उस बारे में। तो समेकित कृषि प्रणाली के लिए भी हम लोग इस मिशन के तहत नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हम लोग स्पेशली प्रावधान रखा गया है।
और जो मिल्स की बात कर रहा था, प्रोसेसिंग मिल्स, ये मिल्स का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके लिए प्रावधान है। मीन्स अन्य राज्य भी कर सकते हैं लेकिन उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। जी, तो पाम ऑयल की खेती के अंदर या पाम ट्री की खेती के अंदर किसानों के लिए क्या है और आप अंतर फसलीकरण का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट का कितना बड़ा रोल है और किस राज्य में क्या प्रावधान हो सकता है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये दुबे जी के जरिए हमने समझने की कोशिश की। और भी कुछ खास जानकारी इनसे लेंगे हम, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ताड़ के तेल से आपकी आय कैसे बढ़ सकती है, आपकी जेब की कमाई कैसे मोटी हो सकती है, इसके बारे में समझ रहे हैं अपने दो खास एक्सपर्ट्स के आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। ऋषिकांत जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। ऋषिकांत जी, शुरुआत में आपने बताया कि हमारे देश के अंदर 28 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिसके ज़रिए हम पाम ऑयल की या पाम ट्री की खेती कर सकते हैं। मौजूदा समय में इस 28 लाख हेक्टेयर में कितने हिस्से में खेती हो रही है, और ये जो 28 लाख का हेक्टेयर की जो ज़मीन है, क्या सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट में है या भारत के कौन कौन से हिस्से में है, और इसके बाद थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, तो 28 लाख हेक्टेयर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आईसीआर ने अपनी एक स्टडी के थ्रू बताया गया कि ये पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे कि हम ऑयल पाम लगा सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लगभग 5 लाख हेक्टेयर एरिया में ऑयल पाम कल्टीवेशन ऑलरेडी हो रहा है। 28 लाख हेक्टेयर जहाँ तक बात है, इसमें ये ऐसी ज़मीन, ऐसी क्षेत्र भी है जहाँ पे ऑलरेडी किसी और क्रॉप का भी कल्टीवेशन चल रहा है। तो ये कहना कि पूरा 28 लाख हेक्टेयर जो पाम है वो आई गेस मे नॉट बी पॉसिबल, बट हमारी कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इस पर कवर कराए। जैसे कि हमारे मिशन के तहत हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट हम 6.5 लाख हेक्टेयर तक अपना 2026-27 तक इसको टारगेट को अचीव करें। जिस तरीके से आपने बताया कि इतने हेक्टेयर्स की ज़मीन उपलब्ध है और इतने में हम अभी कर रहे हैं लगभग, अगर आगे की रूपरेखा की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया आपने या फिर फार्मर्स की स्थिति के बारे में बताया, अब बात अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट की करें तो प्रोसेसिंग यूनिट्स जो लगाना चाह रहे हैं, जो दर्शक हमारे हैं, आज हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर स्टार्टअप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या स्टार्टअप के तौर पर भी इस प्रोसेसिंग यूनिट को देखा जा रहा है? और अगर बात करें कोई स्टार्टअप यूनिट है या फिर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है और पहले से किसी योजना का लाभ ले रहा है स्टार्टअप को लगाने के लिए, या स्टार्टअप यूनिट के या स्टार्टअप की जो हमारे देश में भारत सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उस योजना का लाभ लेकर उसने यूनिट को शुरुआत किया और प्रोसेसिंग यूनिट में भी आना चाहता है पाम ऑयल के, तो क्या वो इस मिशन के ज़रिए जुड़ सकता है, इस मिशन के ज़रिए उसको लाभ मिल सकता है? हाँ, जैसे कि आज के टाइम में अगर हम देखा जाए तो लगभग 18 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि जो प्रसंस्करण इकाइयाँ हमारी बहुत सारे राज्यों में जिन्होंने लगाई हुई है, और ये सब जो कंपनीज़ हैं ये बहुत ही अच्छे एक मात्रा में इन्होंने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट पूरे देश भर में लगाई है। और किसी स्टार्टअप्स के लिए भी अगर आपको ये प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी है तो वो बहुत ही सरल एक इसका इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस। और हम जैसे कि बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट में तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन भी दे रहे हैं इन ऐसी प्रसंस्करण इकाइयों को लगाने के लिए, जिसमें कि लगभग 50% तक का कॉस्ट जो हम कवर करते हैं पेंडिंग सम ऑफ द रिक्वायरमेंट। जैसे कि उसका जो मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए वो लगभग 50 मेट्रिक टन पर आर के हिसाब से होना चाहिए। और अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में भी, जैसा कि आप जानते होंगे, 3F ने एक बहुत ही बड़ा एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है जिसका उद्घाटन बहुत ही हायर लेवल पे भी किया गया। इसके अलावा भी जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही प्रोसेसिंग यूनिट्स को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, और स्टेट्स में भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करता है उनको फ्री लैंड अवेलेबल कराने में या फिर लीज पे लैंड कराने उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल
सरल नीतियाँ हैं जिसके तहत न्यू स्टार्टअप्स कैन ऑल्सो इंक्लूड और कैन ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन दिस मिशन। जी ऋषि जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आपने तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे किसानों को लाभ हो सकता है और प्रोसेसिंग यूनिट में क्या कुछ खास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ना चाहते हैं, जो लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी इसमें खास सब्सिडीज़ दी गई हैं, तमाम प्रोत्साहन राशि यहाँ पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन बात करते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक कम समय में पहुँचती हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं। शुरुआत में भी आपने बताया कि इंडोनेशिया और मलेशिया में जिस तरीके से वन्य जीवन का दोहन किया गया और वहाँ के जो एग्जोकेटिव स्पीसीज़ थी उनका नुकसान किया गया सिर्फ आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचता है। और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से प्रचलन में है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये मैसेज बहुत जल्दी पहुँचता है। ऐसे में क्या आपके लिए चैलेंज नहीं है, क्या इस मिशन के लिए चैलेंज नहीं है कि उन लोगों को इसके बारे में पहले समझाना होगा? कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये मैसेज भी पहुँच जाता है कि हमारे जो वन्य जीव हैं उनको नुकसान पहुँचा के, या हमारे जो प्राकृतिक संपदाएँ हैं उनको नुकसान पहुँचाकर पाम ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो क्या ये भी एक चुनौती है जब आप उन नॉर्थ ईस्ट में पहुँचते हैं या फिर साउथ इंडिया की बात करें? क्योंकि इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ज़्यादा लोग अपने प्रकृति, अपनी संरचनाएं या फिर जो संपदा है, संस्कार है, इनके प्रति जो रिचुअल्स हैं उनके प्रति ज़्यादा अपनी अवहेलना रखते हैं। ये बहुत ही आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया है। तो इसका सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जैसा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में जैसा कि बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट क्लियर करके और आपके मतलब बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करके पाम की खेती हो रही है। इस वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ से जनरली आयात पे प्रतिबंध रहता है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है। इस मामले में इंडिया की जो नीति है, हमारे मिशन की जो नीति है, वो बहुत ही स्पष्ट है। हम हमारे फॉरेस्ट राइट जो है वी आर वेरी स्ट्रिंजेंट एंड दे डोंट अलाउ फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे जिससे भी जरिए हो, चाहे वो पाम के हो या फिर किसी और क्रॉप की खेती के लिए हो। तो यहाँ हम पूरी तरह से, एक तो फॉरेस्ट राइट हमारे बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, इस वजह से पाम की खेती फॉरेस्ट पे नहीं होती है, तो बायोडाइवर्सिटी पे इसका असर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी जो नीति है, जो मिशन के अंतर्गत है, वो हम खुद भी मोनोकल्चर जिसको बोलते हैं उसको प्रमोट ना करके हम इंश्योर करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए हमारा बायो विविधीकरण भी हो और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप भी हो। इसके साथ साथ आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि पाम जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। एक अनुमान के आधार पे अगर हम बताएं तो 15 टन का कार्बन जो है वो हर साल पाम जो है, पाम का जो वृक्ष है वो आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा एक खेती है, जो कि ना सिर्फ आपके किसानों की आय बढ़ाती है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी अगर इन्वायरमेंट को भी संरक्षण करती है, बायोडाइवर्सिटी का भी प्रिजर्वेशन करती है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात है तो नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखेंगे कि पहले जो जनरली जो ट्रेंड होता था किसानों में वो फॉर वेरियस रीज़न जूम कल्टीवेशन या फिर जो पूरा खेतों को क्लियर या फॉरेस्ट को क्लियर करके फिर वहाँ पे वो खेती करते थे। फिर वो खेती कुछ समय तक होती थी, फिर दूसरी जगह पे वो खेती करना शुरू करते थे। तो इस मिशन की जो सबसे विशेष जो विशेषता ये है कि पाम ऑयल अगर आपने एक जगह लगा लिया तो आपको पूरे 30 साल तक एक निश्चित आय का जरिया मिलेगा और आपको बार बार किसी और लैंड पे जाकर उसको क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए और नॉर्थ ईस्ट की बायोडाइवर्सिटी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक यूज़फुल है। जी, कृष्णकांत दुबे जी का रुख करते हैं। दुबे जी, अगर इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई, 2026-27 का आप लैंडमार्क लेके चल रहे हैं कि आगे जाके हमारे ये लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करना है। 2021 से लेके अब तक के समय में आपके जो लक्ष्य थे उसको कितना पूरा करने में आप लोग सक्षम हो पाए? क्या चुनौतियाँ आपको दिखी अब तक के समय में, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए अब क्या आगे क्या प्लान्स हैं? देखिए, जैसा ये मिशन हमारा अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ, उस साल से और इस साल तक लगभग चौथा साल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और अचीवमेंट की बात करें, अगर हम एरिया अचीवमेंट की बात करें तो हम लोगों ने इस मिशन के समय के अंतराल पर हम लोगों ने लगभग
1.6 लाख हेक्टेयर के आसपास एरिया हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसमें हम लोगों ने लगभग 22.5 लाख टन FFB जो फ्रेश फ्रूट बंचेज हैं, जो मुख्य जो फल है उसका उत्पादन हुआ है। और लगभग 4 लाख टन हम लोग CPO उत्पादित कर चुके हैं। और अभी रिसेंट डाटा तो अभी चल रहा है, इस पर वर्क ऑन हो रहा है, लेकिन अभी तक इतना अचीवमेंट हो चुका है। साथ ही साथ हम लोगों ने लगभग इस मिशन में 12 जो सीड गार्डन है उसको इस्टेब्लिश करने की तरफ हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक हम लोग का 134 जो सीड नर्सरी हैं, नर्सरी का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। और लगभग विभिन्न राज्यों में हम लोग लगभग 20 से 25 जो मिल्स हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक जो काम कर रहे हैं हम लोग। और इसमें मेजर हम लोग लगभग 18 से 20 जो मेजर कंपनी हैं उनके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। ये मेजर इसकी उपलब्धि है अभी तक। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जैसा मैंने बताया, किसानों को जानकारी के लिए, किसानों को क्षमता वर्धन के लिए इस स्कीम में स्पेशल एक प्रोविज़न है। उसके लिए हम लोग किसानों के प्रशिक्षण के लिए एक राशि प्रदान करते हैं। साथ ही जो किसानों से जुड़े मीन्स जैसे कोई ऐसा सरकारी व्यक्ति है जो डिस्ट्रिक्ट में है या कृषि विज्ञान केंद्र का कोई जो सरकारी व्यक्ति है, वो व्यक्ति के लिए भी प्रशिक्षण का प्रावधान है इस मिशन के अंतर्गत, जिससे कि वो प्रशिक्षण स्वयं ले और जो किसान है उसको भी क्षमतावर्धन अच्छे से कर सके। जी, लौटते हैं ऋषिकांत जी के पास। ऋषिकांत जी, समय हमारे पास बहुत कम बचा है, इसलिए हम आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में इसका आप जवाब दीजिए। बात करते हैं प्रशिक्षण की। किसान भाई इसका प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ संपर्क करें और इस योजना से जुड़ने के लिए और अत्यधिक जानकारी के लिए किससे संपर्क करें, कहाँ जाएँ, कोई टोल फ्री नंबर है, KVK से संपर्क करें, क्या समाधान है? जी, इसमें हमारे जो स्टेट्स के थ्रू जहाँ भी पाम ऑयल का कल्टीवेशन हो रहा है और जहाँ भी फार्मर जो हैं वो इस खेती में अपना दिलचस्पी दिखाना चाह रहे हैं, तो हमारे KVK इसमें वर्क करते हैं। प्लस ICR के इंस्टीट्यूट है, स्पेशली लेड बाय IIOPR, वो एक तरह का एक हमारा नोडल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा हम खुद भी अपने लेवल पे भी हर साल मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन होता है, प्लस स्टेक होल्डर मीटिंग्स होती हैं, प्लस हमारे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पे हम किसानों की जो भी मिसकंसेप्शंस है या फिर जो उनके दुविधाएं हैं या फिर जो उनके प्रश्न हैं उनका निवारण करते हैं। इसके अलावा स्टेट्स का तो अपना सेटअप है ही, जो कि एग्रीकल्चर वहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनसे भी हम रेगुलरली मीट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप आज कितने किसानों से मिले। और इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ नए किसानों को जोड़ने के लिए, जो एग्जिस्टिंग जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे किसान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं को भी निवारण करने के लिए भी एक बहुत ही हर एक स्टेट में एक बहुत ही अच्छा एक तंत्र बनाया गया है। और बहुत सारे से प्रोग्रेसिव स्टेट जैसे हमारे तेलंगाना है, वो तो बाकायदा उनका एक नोट और एक डिजिटल कॉपी बना के रखते हैं जिसमें कि हर एक एस्पेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेड होता है और उनको समय समय पर गाइड भी किया जाता है कि हाँ ये समय पे आप इतना फर्टिलाइज़र डालिए या इतना पानी करिए या फिर ये सीडलिंग आपका ख़राब हो गया तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिप्लेस भी कर देते हैं। तो ये सब मैं इसलिए आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मिशन है ये बहुत ही एक पूरी मूल्य श्रृंखला पे फोकस रखता है और ना ही सिर्फ इसमें नए किसानों को जोड़ने का प्रावधान है बट ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग किसान हैं उनको उनकी समस्याएं अगर आ रही है उनके निवारण के लिए भी इसमें बहुत ही अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे से हमने इसको संरचना करी है इस मिशन की। जी ऋषिकांत जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और इस आज के कार्यक्रम विचार विमर्श के माध्यम से हम आप तक इस जानकारी को पहुंचाने में सक्षम रहे कि आप पाम ऑयल मिशन के जरिए जुड़कर किस तरीके से एक अत्यधिक आमदनी का जरिया तो बना ही सकते हैं और जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में ये कहा कि भारत कितनी बड़ी मात्रा में इस तेल का आयात करता है, तो कहीं ना कहीं उस आयात को कम करने में भी हमारे किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी अगर आप इस मिशन से जुड़ते हैं और इस मिशन के ज़रिए पाम ट्री की खेती के ज़रिए या पाम ऑयल की खेती के ज़रिए इस मिशन से जुड़ते हैं और आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं या फिर किसान हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस मिशन के ज़रिए उन तमाम क्षेत्रों में उन तमाम लोगों के लिए कई ऐसे निवारण किए गए हैं, कई ऐसे समाधान किए गए हैं, प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी, कई ऐसी सब्सिडीज़ हैं जिसका लाभ उठाकर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, साथ
साथ ही साथ हमारे देश को आयात की तरफ जो निर्भरता है उसको भी कम कर सकते हैं। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। ऋषिकांत जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में पहुंचे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुबे जी, कृष्णकांत दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो अंत में हम सभी किसान भाइयों से, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे यही अपील करेंगे कि इस मिशन से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और जो हमारे सरकार का, हमारे इस मिशन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाइए। फिर से मिलेंगे आपसे कार्यक्रम विचार विमर्श में आज ही के दिन, इसी समय, इसी चैनल पर, नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।